आइए सुनते हैं कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समयना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें शिरकत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी और सतीश वर्मा। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं सोहेल काज़मी। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हकीकत ये कि इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं कि हम हमेशा इस प्रोग्राम में इंडो पाकिस्तान के जो मौजूदा रिलेशनशिप होते हैं उन पे बात करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति और पिछले कुछ दिनों से क्या घटनाएं पाकिस्तान में पॉलिटिकल या दूसरी सतह पे होती रही उन पे बात करते हैं और हमारी पेशरफ दोनों मुल्कों के बीच में किस तरह से चल रही होती है उस पर चर्चा करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल, ऐसा जर्नलिस्ट जिसकी पहली नजर रहती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, वो बात करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में सतीश वर्मा साहब, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पिछले 30-40 सालों से एक लंबा उनका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में और खुद भी पाकिस्तान 2-4 बार हो आए हैं और उसके बाद 2-4 किताबें ऑथर भी कर चुके हैं। वो किताबों का फोकस जो है इंडो पाक रिलेशंस पे रहा, वहां की सरजमीन पे, उनकी इंटरेक्शंस, उनकी गिलगित बल्तिस्तान की यात्राएं, उनकी पीओके की आज हमने उनको न्योता दिया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो उम्मीद थी, खासकर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, जो 4 साल की सरकार उन्होंने वहां चलाई और जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ एज ए पॉलिटिशियन और जो स्लोगन्स और जो रैलीज और जो तरीके से वो पाकिस्तान को निकालना चाहते थे उस मुसीबत से कि वहां जो एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये चाहते थे कि वो मजबूत हों और आर्मी और आईएसआई का जो रोल है वो वैसा ही हो जैसे कि भारत में और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में होता है और जो भी लोग चुने सरकारें वैसी है। वो मुझे भी उम्मीद थी कि शायद वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ और जो जिस तरह से वो मुल्क को चला रहे थे, शायद 77 ईयर्स के बाद वहां वो सक्सीड करते। वहां के लोग जो है, जो जिनका समर्थन इमरान खान को मिला और उनकी पार्टी को मिला, और देखा होगा इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर हैं, जेलों में हैं, उनके जो मेन नुमाइंदे हैं जो हुकूमत में रहे उनके साथ। लेकिन फिर भी जो मेजर अपोजिशन पाकिस्तान में उभर के आई वो इमरान खान की पार्टी की आई, चाहे वो इंडिपेंडेंटली लड़े। और एक शुरुआत जो है जमहूरियत की, अगर होता ये कि अगर वो होते बाहर, लोगों का जो जनसलाब इमरान और इमरान की पार्टी के साथ था, वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक अच्छी डेमोक्रेटिकल सरकार है वो लेके आए और बाकी जमहूरियत के मुल्कों की तरह, खासकर हिंदुस्तान की तरह, वो भी एक जमहूरियत का पेड़ जो है पाकिस्तान में लगा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो इतनी अजीबोगरीब है कि वहां शायद जमहूरियत जो है पनप ही नहीं सकती है। और वो मुल्क डिक्टोरल सिस्टम से चलते चलते आपने देखा होगा कि आज की जो डिस्पेंसेशन ऑफ पावर है वहां, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आसिफ अली जरदारी साहब वहां के सदर बने हैं। आप वक्तन फवक्तन नेशनल चैनल्स पे या बाकी डिबेट्स पे उनको सुनते रहे हैं और दोनों लीडर्स जो आज पाकिस्तान को चलाने का बीड़ा उठा के आगे बढ़े हैं, ये दोनों वही पॉलिटिशियंस हैं जिन पे मैं समझता हूँ करप्शन के चार्जेस और केसेस और ये सब कुछ है। और पाकिस्तान जो है अब नई शुरुआत, पॉलिटिकल इनिंग्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी करने जा रहा है। मैं सतीश वर्मा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक बहुत लंबा चौड़ा एक अपना एक्सपीरियंस है, तो आप इस सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत सी बातों को विस्तृत तरीके से बताया कि क्या पाकिस्तान की सूरत हाल है और पीछे किस प्रकार इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किस प्रकार सत्तारूढ़ हुई और किस प्रकार बेदखल हुई और इन चुनाव में उसका क्या रोल रहा। उसके सिंबल छीन लिए गए, उनके लोगों को जेल में ठूसा गया, वो खुद जेल में है, उनको पर न जाने 100 से ज्यादा मुकदमे लगा दिए गए। उसके बावजूद जो नतीजे आए वो नतीजे वास्तव में केवल पाकिस्तानी दुनिया को चौंकाने वाले थे। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ पूरा एस्टेब्लिशमेंट हो और तमाम नेता हो और उसके बावजूद अगर उसकी फॉलोइंग इतनी है, ये वास्तव में बड़ी सबको चौंकाने वाली बात है। बात करते हैं, आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब राष्ट्रपति बने पीपीपी से और ये पीएमएल से बने शहबाज शरीफ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले पंजाब की हुकूमत में वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले करीब 17 महीने जब उसको अबदस्त किया गया इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव लाकर, शहबाज शरीफ तब भी प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें, हालांकि उससे पहले कहूंगा कि वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमेशा कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। वो बात बड़ी पायदार बात थी और हिंदुस्तान की हमेशा ये नीति रही है कि अपने हमसाया के साथ बेहतर रिश्ते हों
और वो उसमें एक स्थायित्व तो वहां की सियासत में, अगर स्थायित्व होगा तो वो अपने काम में मसरूफ होगा, इधर उधर के चक्करबाजी नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा है कि लंबे अरसे से चूंकि वो खुद अस्थिर है, खुद आर्थिक उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई है पिछले कई दशकों से, हाल के वर्षों में उसका ज्यादा बुरा हाल है, इसलिए वो सीधी जंग ना लड़के। आप 48 का देखिए कबायली जो इन्वेडर हुए, उसके बाद 65 की जंग देखे, 71 की जंग देखे, कारगिल देखे, उसके बीच कई और उसने बड़ी कोशिश करी जंग लड़ने की, लेकिन सब में उसने मुंह की खाई। वो प्रॉक्सीवार आतंकवाद के जरिए लड़ रहा है। और अब भी जब शहबाज शरीफ बने, उन्होंने जानबूझ के अपने भाषण में कश्मीर का बेसुरा राग गाया। उसका मकसद ये था कि लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर भटकाओ, और जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, आर्थिक बदहाली है, वहां खाने की गोश्त हो, गंदम हो, चीनी हो, चावल हो, इवन गैस हो, जो भी चीज हो, उसके भाव जो है हमारे हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा है। ये समझा जा सकता है कि वहां का आवाम किस बुरी तरह से त्रस्त है। और बात करें अगर अर्थव्यवस्था की पिछले 75 साल से वो लगातार IMF से लोन ले रहा है, और एक एक पाकिस्तानी का बाल सिर का कर्ज में डूबा है। और ये तो वहां की जर्जर अर्थव्यवस्था है। केवल इतना ही, वहां बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम, ये आतंकवाद का एपिक सेंटर माना जाता है हमेशा से पाकिस्तान। वो खुद अफगानिस्तान से उसके रिश्ते इतने खराब हैं कि पाकिस्तान जो उसका आतंकी दल है वहां का, अफगानिस्तान का, तालिबान का, वो वहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अटैक करता रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए, इनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, चाहे वो जरदारी साहब राष्ट्रपति हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इनके पास चुनौतियां बड़ी हैं। ये बात सही है कि उनको पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने स्थापित करने में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। इमरान खान में एक कमी देखी गई, वो बहुत वोकल है, अपनी बात को बड़े सख्त लहजे से बोलते हैं, और यही वजह जो पीछे तहरीकें चली उसमें बड़ा नुकसान हुआ। रावलपिंडी में आर्मी कंटोनमेंट में, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बात थी, वहां कथित तौर पर हमला हुआ, जिससे सेना बिफर गई। जो सेना उसको सपोर्ट करके लाई थी, वही सेना, वो सब इमरान खान को वहां से अदस्त करने के साथ साथ सियासत से बाहर करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। और हम शहबाज शरीफ की बात करें, उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आपका तो अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिरार्की को समझा हुआ। आपने, आप तो खुद भी वहां विजिट कर आ चुके हैं, और ऐसा कोई नेता नहीं है पाकिस्तान में जिससे आप नहीं मिले हैं। लेकिन होप जो बनी थी पिछले 1 साल 2 साल में, वो होप फिर दरी की दरी रह गई। जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की है, जो हमेशा इंडिया को आगे रख के बात करती है कि जमहूरियत देखनी है तो हिंदुस्तान की देखो, प्राइम मिनिस्टर देखना है तो नरेंद्र दामोदर मोदी जैसा देखो, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी देखनी है और पूरी दुनिया में जो इमेज इज्जत आज भारत की है वो देखो। इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर भी कह चुका है कि जो एक्सटर्नल फेज पॉलिसी इंडिया की है, जो इम्प्रूव हुई है पिछले 10 सालों में, वो शायद किसी भी सार्क ममालिक की नहीं है। ये एक्नॉलेजमेंट जो है वहाँ की जो बड़ी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है वो भी करती है, और अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान जिस डगर से, जिस तरह से आगे चल रहा है। आप देखिए कि जो मोटे से मोटा बिल, बड़े से बड़ा बिल जो लोगों को राहत दे सकता है, लोगों को इक्वालिटी पे ला सकता है, भारत के इंटीग्रिटी को और मजबूत कर सकता है, उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और फिर एक स्ट्रांग सरकार उसको पास करती है। चाहे वो CAA है, चाहे वो ट्रिपल तलाक थी, या कोई और भी इशूज जिसको आप देखिए। लेकिन जहां जमहूरियत का मंदिर पाकिस्तान में जो है वो शैम्बल्स में है। जब हम उनका पार्लियामेंट सेशन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सब्जी मंडी में या किसी ऐसी जगहों पे लड़ाई हो रही है, तोरी कितने की और गाजर कितने की और मूली कितने की है, और जो पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है सदमे में चला जाता है कि ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसे लोग हैं जो सियासत में आके पाकिस्तान को रन करेंगे, जो हर तरफ से किसी न किसी केसेस में मुलविस हैं। अगर वो कहीं इंडिया में हो, वैसे पॉलिटिशियन तो मुझे लगता है वो पूरी उम्र जेल से ही बाहर ना निकले। लेकिन ये है कि बदकिस्मती, हमें दुख होता है क्योंकि हमसे जुदा हुए वो लोग, हमसे जुदा हो के वो एक नए मुल्क का तस्वर लेके 47 में कायदे आजम जिन्ना ने उस मुल्क का तस्वर सोचा था कि अगर वो तस्वर कायदे आजम जिन्ना ने ना देखा होता तो आज भारत में वो लोग जहां 140 करोड़ हम थे तो 22 करोड़ वो भी आ जाते होते साथ, तो आज वही जमहूरियत वो एंजॉय कर रहे होते जो एक सामान्य भारतीय भारत में एंजॉय कर रहा है। बगैर मजहब मिल्लत ये पता ही नहीं होता कि मजहब मिल्लत है क्या। यहाँ पे भारत के निर्माण में हर बच्चे से बूढ़ा अपना योगदान दे रहा है और भारत फल फूल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। होलो स्लोगन से मुल्क नहीं चलते हैं, ना कोई स्टेट्स चलती हैं, ना पॉलिटिक्स चलती है। तो मैं ज़ाती तौर पर सतीश वर्मा साहब आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं
कि ये इतना सब कुछ क्योस होने के बावजूद ये जो सरकार अब आई है, इनके दिमाग में कुछ माइंडसेट बदलेगा इंडिया को लेके, अमेरिका को लेके, या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को लेके, या एक नई सोच के साथ ये सियासत करेंगे इस बार? आपको लगता है? देखिए सुहेल साहब, हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उस टाइम लगता है कि कायदे आज़म जिन्ना बहुत जल्दी में थे, उनकी जिद भी थी कि एक अलग मुल्क का निर्माण हो। और हम जब उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स की, अंग्रेजों की भी, उसमें देखा कि उनको जो बीमारी थी उसका जिक्र किसी को नहीं पता था। उनको पता था कि मेरी लाइफ 6-7 महीने की है और ये जिद मैंने पूरी करवानी है। अगर वो बात अंग्रेज या दूसरे लोगों को पता चल जाती तो हो सकता है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम नहीं होता। हिस्ट्री है लंबी, लेकिन हम बात फिर वही आती है जो मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ की। आपको याद होगा कि हम जब मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में थे, आप भी उस डेलीगेशन में थे, अगुवा थे आप, और उसमें POK जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान ने जरूर कर लिया लियाकत अली की हुकूमत के दौरान, लेकिन आज हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर उससे कई सौ कहा जा सकता है कि इतना डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ अगर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर विदेशी राजनीति का कहते हैं कि यहाँ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन वहाँ आपको याद होगा जब मुजफ्फराबाद में थे, सिकंदर हयात खां प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, सवाल किया गया कि आप तो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर, हम तो कहते हैं LOC के आर पार का कश्मीर। आपके यहाँ जब चुनाव होते हैं, अमनुल्लाह खान तहरीक चलाते हैं, वो कहते हैं आप जो शर्त लगाते हैं अपने बैलेट पेपर पर कि कश्मीर के हिस्से का इलाका पाकिस्तान में मंजूर है तब वोट डालें, तो आप तो शर्त के साथ चुनाव कराते हैं। मकबूजा तो आपका ये कश्मीर और कब्जा कर रखा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि पाकिस्तान इस भंवर जाल में फंसा हुआ है, उनको कोई आगे रोड मैप देख नहीं रहा। जो हुक्मरान आता है, इमरान खान ने कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले जितने भी आए, कहीं पंजाबी और पठान का झगड़ा है, कहीं बलोच का झगड़ा है। बलोचिस्तान में आज क्या हो रहा है? बलोचिस्तान खनिज संपदा में सबसे अमीर इलाका माना जाता है, आबादी वहाँ बड़ी कम है, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान तशद्दुद कर रहा है, किसकी शय पे कर रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती हैं। और अगर हम इस खित्ते की बात करें, सिंध की या पंजाब के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, इसमें आप देख रहे हैं कि लोग आज इतने बेजार हो चुके हैं, उनको महंगाई से रोटी नसीब नहीं हो रही, और वहाँ उनको ये नहीं पता, आतंकवाद की जंग नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज हम बाजार के लिए निकले हैं, शाम को घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इनके सामने चुनौतियां केवल महंगाई की नहीं है, स्थायी राजनीति की है। उसके अलावा जो टेररिज्म, जो अफगानिस्तान के अफगानियों के साथ रिश्ते इनके खराब हैं, जबकि उनके लिए पहले उनकी सपोर्ट में अफगानिस्तान में जाके दूसरी फोर्सेस के खिलाफ, मुल्कों के खिलाफ लड़ते रहे। पाकिस्तान की दर हकीकत ये है कि पाकिस्तान अपने ही बुने कुछ चक्र में आज फंसता हुआ दिखाई दे गया है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन क्योंकि इंसान वहाँ बसते हैं, 22 करोड़ आबादी बहुत अच्छी बड़ी आबादी होती है, और वो लोग जबानी तौर पे हम जैसे हैं, रहन सहन में हम जैसे हैं, हमसे ही बिछड़ के उधर गए हुए हैं, तो उन पे दुख होता है कि, और वो लोग, हम लोग तो सिंपैथाइजर हैं उस आवाम के जो वहाँ रहती है, और चाहते हैं कि वहाँ भी जमहूरियत आए। इंडिया एज ए लार्जर हार्ट, चाहे वो अटल जी का जमाना था, चाहे मनमोहन सिंह साहब का जमाना था, चाहे नरेंद्र दामोदर जी का जमाना है, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि एक बड़े भाई की तरह बड़े दिल खोल के, बाजुएं खोल के अपने पड़ोसी मुल्क को समर्थन देने के लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये यहाँ से भेजते हैं जिनसे कि हालात सामान्य रहे दोनों मुल्कों के दरमियान, आपसी रवादारी, मोहब्बत, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग दोनों मुल्कों के दरमियान हो। जो तलखियां हैं, या जो मुल्क नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान अच्छी डगर पे आगे चले, एज फार एज रिलेशंस आर कंसर्न बिटवीन द ट्रू LOCs, वो अच्छे हों। लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा वो कोशिश की है, और हमेशा हिंदुस्तान को छुरा जो है भोंका गया है जहां तक मोहब्बत की बात करे, चाहे वो लाहौर बस यात्रा थी, चाहे वो करगिल वॉर था, चाहे वो कुछ भी था। लेकिन कोशिशें अभी भी भारत करता है, क्योंकि भारत एक वाहिद मुल्क है आज पूरी दुनिया में। अगर आप देखें इजराइल और पैलेस्तीन की वॉर में जो सबसे जबरदस्त रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है, और वो ह्यूमन एंगल पे, टू नेशन थ्योरी पे, दोनों मुल्कों को ह्यूमन एंगल पे सपोर्ट करता है कि इंसानियत बचनी चाहिए, और इंसानियत के लिए भारत जो है पूरी दुनिया में काम करता रहा। कोविड की सिचुएशन में देखें, इतना विशाल मुल्क जिसमें 140 करोड़ की आबादी, और कोविड जो है वो पूरी दुनिया में, वो कोविड के इंजेक्शंस, कोविड की मेडिसिन पूरी दुनिया में भारत देता रहा, और वो मुल्क एक्नॉलेज करते रहे कि भारत जैसा
मुल्क जो है वो कोई नहीं है। और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा इस नई सरकार जो शहबाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी साहब की, इसको लेना चाहिए कि ऐसा नेतृत्व जो हिंदुस्तान में चल रहा है, खुले दिल का मुजाहिरा हो रहा है, उसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तान को लेना चाहिए। देखिए, हमारी हुकूमत ने बार बार ये कहा आतंकवाद और दोस्ती संवाद ये एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा। और आपने ठीक कहा, लाहौर बस की बात जो चलाई गई, मुझे याद आता है कि 1999 में जो बस शुरू की गई विशेष बस सेवा, वो पहल भी वाजपेयी साहब की थी। नई दिल्ली से लाहौर के बीच हमने उस पहली बस में यात्रा भी की थी और उस यात्रा में पाकिस्तानी आवाम के मन की बात जाननी चाहिए थी। तो उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बेहतर हों। आवाम की जहाँ तक बात है, आज हमें इलाज कराने के लिए या हमारा कोई पार्सल जाता है वाया दुबई होकर हिंदुस्तान जाता है, उसका अलग से खर्चा पड़ता है। वहाँ से बहुत लोग पाकिस्तान से यहाँ इलाज कराने आते हैं, दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। पाकिस्तान आवाम की बात करें तो एक बड़ा वर्ग है जो अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन वहाँ की पाकिस्तान की सेना, आपने देखा वहाँ बस चली, उसके पीछे कारगिल हो गया, जनरल मुशर्रफ थे उस टाइम सेनाध्यक्ष। तो वहाँ जब तक सेना का दखल रहेगा, वहाँ की सियासत पे डोमिनेशन रहेगा। आज शहबाज शरीफ जी भी जो आए हैं, वो भी सेना से, नवाज शरीफ बाहर से आए, वो भी सेना से बात करके सब आए। और देखा ये जाएगा कि ये आखिर ये, चूंकि अभी तक जितनी सरकारें बनी हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी पूरा अपना कार्यकाल नहीं किया, वो बीच में दम तोड़ गई। तो शहबाज शरीफ कितना चल पाएंगे? हालांकि वो कश्मीर की भी बात कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि रिश्ते भारत से अच्छे होने चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो अच्छे रिश्तों की बात करें। कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों के अंदर एक जहर बोने की बात की जा रही है। असली मसला है बेरोज़गारी, बेकारी और उनको खुद आतंकवाद में जो उनके दो चार होना पड़ रहा है। इन समस्याओं को हल होना चाहिए। और भारत की हमेशा दिल, आपने जैसे कहा कि बड़े भाई की भूमिका रहती है, वो हर सूरत में उनकी मदद करने को तैयार है, बशर्ते वहाँ से आतंकवाद जो चलाया जा रहा है प्रॉक्सी वार, उसको भी हर हालत में बंद करना होगा। अभी तो वर्मा साहब, अगर आप देखें, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। डॉलर की कीमत 300 रुपए से ऊपर हो गई। आटा, चावल, जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, 2000 किलो तो मीट है, 2200-2500 किलो तो मुर्गा है, आलू है, प्याज है, पेट्रोल है, जो बड़ा कम था हमारे मुल्क से किसी 3 साल पहले, आज वो भी इतनी हाइप पे चला गया है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। बहुत से मुल्कों के साथ रिलेशन बड़े बदतरीन हो चुके पाकिस्तान के। और इस इकोनॉमिक रिसेशन से अगर ये नई सरकार उनको निकाल सके, चाइना के बिना तो वो सांस नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिसेशन मैं समझता हूँ इस वक्त मेजर इशू है, जिसको ये जो नई सरकार है और नए सरबराह पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेवारी ले रहे हैं, भगवान करे कि वो पहले अपने मुल्क का रोटी कपड़ा और मकान का मसला हल करें। और ये जो कश्मीर का राग वो सुबह शाम रागते रहते हैं, वो हमारी फौज और हमारी पैरामिलिट्री बहुत सक्षम है, वो उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे जो इन्फिल्ट्रेशन हो, सीज फायर वायलेशन हो। क्योंकि आज मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है हर इंसान को सुरक्षित देखना। भारत जो है बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मजबूती से काम कर रहा है और उसमें हर इंसान, बच्चे से बुजुर्ग, कंट्रीब्यूटर है भारत के निर्माण को लेके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान करेगा, अल्लाह करेगा कि हम जिस पेस से, जिस डगर से और जिस नीयत से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पड़ोसी मुल्क है, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर कभी मौका मिलेगा फिर बात करेंगे, अभी वक्त इजाजत नहीं देता है। आप आए स्टूडियो में, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी और सतीश वर्मा। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। तो सुनाते हैं कार्यक्रम हकीकत ये है।